हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम विजय नामिशान की लिखी पोएम स्नो को स्टडी करने चल रहे हैं। पोएम सिंपल है, फनी है और ये 4 स्टैंजा में पोएम फैली हुई है। तो हम इसमें इस हर स्टैंजा को लाइन बाय लाइन समझने की भी कोशिश करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे और इसका स्टडी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड यू कैन अरेंज अ पेड ऑनलाइन सेशन टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो पोएम एंटर करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये पोएम एक चाइल्डहुड में, बचपन में एक बच्चे के नज़रिए से लिखी गई है कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। वो ज़्यादा मीन मेट नहीं निकालते हैं, उनकी चॉइस एकदम क्लियर होती है और आसपास की नई नई चीज़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, उनमें फ़न ढूंढते हैं, उनमें मस्ती करते हैं और 100% वो मैनिपुलेट नहीं करते बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो इसी प्रकार से जो पोएम है ना, वी कैन से दैट इट सेलिब्रेट्स द इनोसेंस, क्यूरियोसिटी एंड जॉय ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द आइज ऑफ ए चाइल्ड। और फिर इसी को हम अगर मेटाफर के रूप में लें तो पूरे हमारी लाइफ के लिए भी रिप्रेजेंटेबल है कि हाउ कैन फाइंड आउट enjoyment, happiness, delight in simple things all around us। तो तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा मौका मिलता है, बच्चे उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इस पोएम में हम देखेंगे किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो बर्फ़ की कल्पना करता है, मतलब उसके बारे में सोचता है। उसने रियल में बर्फ़ देखी नहीं है लेकिन वो इमेजिनेशन की पावर पे बहुत कुछ सोच ले जाता है। तो ये पावर ये जो पोएम है एक प्रकार से इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड एंटिसिपेशन। तो सबसे पहले हम पहला स्टैंजा पिक करते हैं और इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग हो जाएगा ए, नाइट मॉर्निंग से राइम नहीं करता तो इसे हम कर देंगे बी, और वार्निंग जो है वो मॉर्निंग से मैच कर रहा है तो ये ए को हम रिपीट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए। और वाइट जो है वो नाइट से मैच कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, इसी को रिपीट करेंगे, बी को बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। तो पहला स्टंजा की तो हमने राइम स्कीम निकाल दी, दूसरे की आप निकालिए। हो सकता है पूरे स्टंजा में यही राइम फॉलो हो रही हो। अब देखिए यहाँ पे स्नो है, नो है, क्वाइट है, वाइट है, तो यही राइम स्कीम फॉलो हो रही है। तो चलिए इन सबको मिटाते हैं। क्रिस्प इन द विंटर्स मॉर्निंग, सॉफ्टली ऑल थ्रू द नाइट, व्हाट इज़ दिस विदाउट वार्निंग, फॉलिंग इन वाइट। इसका लिटरल मीनिंग ले तो इसमें यह है कि सुबह की बात हो रही है, विंटर का महीना है, मतलब कि सर्दियों का मौसम है तो बर्फ़ तो तभी पड़ेगी। तो सुबह सुबह क्रिस्प, आपने पापड़ खाए होंगे ना, एकदम कुरकुरे, वही है क्रिस्प, कुरकुरारे। लेकिन यहाँ पे मीनिंग है कि मतलब कोई तो फ्रेश एंड फर्म। बर्फ़ आप उठाते हो तो भुरभुरी टाइप की होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिस्प कहा गया है इसको, इन अ पाउडरी फॉर्म। तो सुबह सुबह ठंडी के मौसम में क्रिस्प, सॉफ्टली, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट भी है वो चीज़, ऑल थ्रू द नाइट, अब पूरी रात भर। ऑल थ्रू मीन्स कि पूरी रात भर। तो सुबह सुबह जो बर्फ़ है वो कुरकुरी होती है, एकदम से भुरभुरी टाइप की होती है, पाउडरी, और उसी तरह से सॉफ्टली पूरी रात भर। व्हाट इज़ दिस विदाउट वार्निंग। विदाउट वार्निंग मतलब होता है कि आपको पता नहीं है कोई चीज़ हो रही है, मतलब बता के आते हो तो वार्निंग दे के आ रहे हो कि भाई हम आ रहे हैं, और अगर बिना बताए आ जाते हो तो विदाउट वार्निंग। तो क्या है मतलब फॉलिंग इन वाइट क्वेश्चन है ना यहाँ पे। इसको हम पोएटिक डिवाइस में कहते हैं कि रेटोरिक क्वेश्चन है कि ये नीचे गिर रही हो, सफ़ेद सफ़ेद है, क्रिस्प है, अब विंटर की मॉर्निंग में, अब पूरी रात भर गिरती रहती है और ये मुझे पता भी नहीं है और ये चली आई है, क्या चीज़ है, आई डोंट नो। विदाउट वार्निंग का मतलब है कि पोएट को, स्पीकर को, और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चाइल्ड है स्पीकर, उसे पता ही नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि विदाउट वार्निंग। अगर पता है तो भी वो कह सकता है कि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे ही डिड नॉट एक्सपेक्ट की बात नहीं है, वो पता ही नहीं है, उसको जानता ही नहीं क्या चीज़ है। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, ये क्या है। तो इंग्लिश हम ये कह सकते हैं, लिटरल मीनिंग है कि द स्पीकर वेक्स अप ऑन अ क्रिस्प विंटर मॉर्निंग एंड समथिंग वाइट हैज़ फॉलन सॉफ्टली all through the night. The speaker does not know what is it because it came unexpectedly, suddenly, and he does not know it. और ये भी हम विदाउट वार्निंग का मतलब लगा सकते हैं कि किसी ने उसको आज तक इसके बारे में बताया नहीं। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है ना वो वंडर कर रहा है, मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज़ दिस। और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद और ये क्वेश्चन हम जब देख रहे हैं तो हमें पूरा पता चल जाता है कि आगे के जो स्टेंजाज हैं उसमें ये बच्चा एक्सप्लोर करेगा, इसको नए एक्सपीरियंस को मतलब समझने की कोशिश करेगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करें कि इसके और अर्थ क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो वर्ड है, आपका फ्रेज है फॉलिंग इन वाइट, ये वास्तव में स्नो के लिए यूज हुआ है। हालांकि यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे शुरू में स्नो वर्ड दिया नहीं गया है, और यहाँ पे इसके वाइट जो है, यहाँ पे ये उसके जो कलर है उस पर फोकस कर रहा है ना। वाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी,
तो स्नो वर्ड का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे स्नो के बारे में हम बात नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन पूरा का पूरा स्टेंजा एक इमेजरी का भी काम करता है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक सेंसरी डिटेल्स पैदा कर देता है ना। विविड इमेज ऑफ स्नो विच इज़ प्योर, अनटेंटेड, स्पॉटलेस। और ये आपका रेटोरिक क्वेश्चन है। और कुछ आपके इसमें पोइटिक डिवाइस वगैरह ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, देखिए ये यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी ठी है ना। तो ज़रा बताइए कौन सा पोइटिक डिवाइस यहाँ पे है? जी हाँ, एलिट्रेशन। यहाँ देखिए डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, एलिट्रेशन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे विंटर है ना, विंटर को इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया है, दैट इज विंटर हैज़ बीन असाइंड ह्यूमन क्वालिटीज़। और यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि विंटर के आने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है। और वंडर क्यूरियोसिटी तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन स्नो बट आई कैन इमेजिन इट क्वाइट, नॉट हाउ इट टेस्ट्स बट आई नो इट फॉल्स एंड इज वाइट। स्पीकर कहता है कि उसने कभी बर्फ देखी नहीं है, नहीं तो ऊपर पहचान जाता, बट आई कैन इमेजिन इट क्वाइट। लेकिन हाँ, इसको मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में कि कैसी होती है, कैसी होगी। यहीं से पावर ऑफ इमेजिनेशन स्टार्ट होती है। बच्चे कुछ भी, उनकी इमेजिनेशंस होती है, चाइल्डिश होती है, कुछ भी सोचते हैं, बट वो उनकी क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन को भी शो करता है। इमेजिनेटिव होंगे तभी हम क्रिएटिव होंगे। बट आई कैन इमेजिन इट क्वाइट, लेकिन मैं उसे बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ उसको लेके। नॉट हाउ इट टेस्ट्स, ये तो नहीं पता कर सकता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि मैंने बर्फ़ जो है रियल में देखी नहीं है, मैंने उसे हाथ में उठाया नहीं है, मैंने उसे मुंह में डाला नहीं है। तो मैं टेस्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि टेस्ट जो है ना वो फिजिकल एट्रीब्यूट है। मतलब आप उसको छुओगे, मुंह में डालोगे और आपकी जीभ सही ढंग से काम करती है ना, देन यू कैन नो द टेस्ट। तो ये तो फिजिकल चीज़ हो गई। लेकिन इमेजिनेशन जो मन होता है, तो मन में तो कोई चीज़ फिजिकल होती नहीं है। तो सोच में, थॉट्स में आइडियाज़ जनरेट कर सकता हूँ मैं स्नो को लेके, लेकिन उसका टेस्ट नहीं बता सकता। फिलहाल की तो ये स्थिति है। बट आई नो इट फॉल्स एंड वाइट, लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि गिरती है, सफ़ेद सफ़ेद होती है। तो इमेजिन का मतलब है कि यू हैव टू फॉर्म अ मेंटल इमेज और फॉर्म एनी आइडिया अबाउट। क्वाइट का मतलब है कि आई कैन फुली एंड कम्प्लीटली इमेजिन इट, मैं इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकता हूँ, सोच सकता हूँ। और फॉल्स एंड वाइट देखिए यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है। फॉलिंग एंड वाइट है, यहाँ पे इट फॉल्स एंड वाइट है। तो दूसरे स्टेंजा में वो इमेजिनेटिव हो रहा है, और इमेजिनेशन में वो समझ रहा है कि हाँ, बर्फ़ गिरती है और सफ़ेद होती है, तो शायद ये बर्फ़ ही है, स्नो ही है। इंग्लिश में कहें तो स्पीकर जो है वो यहाँ पे ही एक्सेप्ट्स that he has never seen snow before. However, he can imagine its appearance based on what he has heard. He has not ever tasted it because he has never encountered snow, but he knows. As अब कैसे पता इसको? He would have heard from the people, from the adults in his family. जो उसने सुना है उसके बारे में, उससे पता, उसको अंदाज़ा लगता है इट फॉल्स एंड वाइट, सो इट मे बी स्नो दैट इज़ फॉलिंग। और यहाँ से पता चलता है कि स्पीकर की इनोसेंस और उसकी वंडर, उसकी क्यूरियोसिटी है ना, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और यहाँ पे जो डैश है ना, इसका भी अपना मज़ा है ना, वो थोड़ा मस्ती में है। बर्फ़ मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं इसका अंदाज़ा तो लगा सकता हूँ, सोच सकता हूँ। लेकिन मतलब यहाँ पे बट उसने लिखा नहीं है ना, मजाक कर रहा है। टेस्ट नहीं बता सकता, गिरती है वाइट है ये मैं बता सकता हूँ। तो इसका प्लेफुल मूड जो बच्चों को होता है वो शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। और ये जो डैश है ये इंटरप्शन को शो कर रहा है कि यहाँ तो वो बहुत ही पॉजिटिव है कि इमेजिन कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आता है, तो यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे इंटरप्शन है। दिस इंटरप्शन इज़ प्लेफुल फॉर अ चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर देखिए वाइट रिपीट हुआ है, तो वाइट कलर पे ज़्यादा फोकस है। और यहाँ स्नो का भी जिक्र हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्नो और वाइट, तो इट रिप्रेजेंट्स हियर द नेचुरल ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ नेचर। मतलब वी कैन से कि इट इज़ अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रेश एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव हम इसलिए कर सकते हैं कि ये मूड को चेंज करने की क्षमता होती है सीनिक ब्यूटी में। सो स्नो रिप्रेजेंट द नेचुरल ब्यूटी एंड वाइट रिप्रेजेंट द प्योरिटी। So we can say that कि the stanza emphasizes the power of imagination and the child's excitement for something new and unknown। और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट में भी देखने को मिलता है ना, बिटवीन द स्पीकर्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब उसने कभी स्नो को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो इमेजिनेशन पूरी कर रहा है। तो इन इमेजिनेशन ही नोज, बट रियल में उसे नहीं पता। दिस देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट एंड ही इज़ फिल्ड विद वंडर एंड एक्साइटमेंट अबाउट दिस अननोन थिंग। और यहाँ पे जो क्वाइट है, इट सजेस्ट दैट द स्पीकर्स इमेजिनेशन इज लिमिटेड बट स्टिल पावरफुल। और थोड़ा सा डीप जाएँ तो देखिए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इमेजिन वर्ड यूज हुआ है। मतलब कि वो इमेजिनेशन में है चीज़,
और यहाँ पे नो को यूज करता है, मतलब वो रियल में जानता है। तो जो वो जानता है वहाँ पे सर्टेनिटी है, और जो इमेजिन कर रहा है वहाँ पे एक एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है टू नो समथिंग मोर। तो देयर इज़ वंडर एंड सर्टेनिटी इन दिस स्टैंजा। और एक चीज़ और हमें कह सकते हैं कि द स्पीकर लैक्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द स्नो, बट ही हैज़ द एबिलिटी टू इमेजिन इट शोज ऑल्सो हिज यूनिवर्सल फैसिनेशन विद दिस नेचुरल फिनोमिना। क्योंकि बर्फ़ गिरा करती है, लोग सुनते हैं, भले उन्होंने उसको डायरेक्ट ना देखा हो, ना छुआ हो, ना उसको एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना है, लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इस तरह की लोग जाते हैं दूर दराज से वहाँ जाके बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। तो ही इज़ ऑल्सो फैसिनेटेड टू दिस नेचुरल फिनोमिना, दैट इज़ द फॉलिंग ऑफ स्नो, एज ही हैड हर्ड द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अदर पीपल। क्या आपको इसमें एलिटेशन नज़र आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे है ना, मैं एक ढूंढ देता हूँ आपके लिए, एस एंड एस, ये है एलिटेशन, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, सा और सा, सीन, नो। और इसके अलावा माय स्टूडेंट फ्रेंड्स, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ भी लगभग कोई पंक्चुएशन नहीं है। तो जब लाइनें ऐसे मूव करती हैं विदाउट एनी पॉज, तो वहाँ पे एक पोइट्रिक डिवाइस यूज होता है जिसे हम कहते हैं इंजैमेंट, है ना। आप जानते हैं, अगर आप पोइट्री हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको सुनते होंगे तो। और यहाँ पे वो बात करता है कि वो जानता है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के, जानना और इमेजिन करना उसी चीज़ को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं जक्स्टापोजिशन, समझे। और इमेजरी तो है ही है। चलिए अब स्टैंजा 3 में चलते हैं। One morning I will open the door to bring in the morning's milk, and all around there is One morning I will open the door to bring in the morning's milk, and all around there will be snow, fallen and still. अब यहाँ पे इमेजिनेशन की हद है और एंटिसिपेशन भी है, मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि एक सुबह मैं दरवाज़ा खोलूँगा, ऐसा होगा, और एंटिसिपेट भी कर रहा है टू ब्रिंग इन द मॉर्निंग्स मिल्क। अब देखिए, मॉर्निंग सुबह हो गई, मिल्क दूध हो गया, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सुबह की दूध की बात हो रही है? लिटरल मीनिंग तो यही कहता है। इसलिए पोएम में हमें डिफरेंट मीनिंग्स निकालने होते हैं। अगर आप भी कोई नया मीनिंग निकाल पाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमें आप फ़ोन करके बताइए। बहुत अच्छा लगेगा जब आप भी इस तरह से सोचोगे और डिफरेंट मीनिंग्स निकालोगे। तो सुबह सुबह दरवाज़ा खोलूँगा, और मुझे जब मैं मॉर्निंग्स मिल्क के लिए मैं दरवाज़ा खोलूँगा, सुबह के मिल्क के लिए, तभी देखिए हम बात करते हैं सुबह के मिल्क की क्या बात है। तो एंड ऑल अराउंड, चारों तरफ जब दरवाज़ा खोल के बाहर देखेगा, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। अगेन बर्फ़ आ गया, गिरी हुई होगी और स्टिल होगी, गिरी हुई होगी और शांत पड़ी होगी। अब शांत का मतलब है कि मूव तो करती नहीं है, क्योंकि रात भर बर्फ़ गिरी हुई है, तो उसे बर्फ़ गिरी हुई दिखाई दे रही है, गिरती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। ये इसका एंटिसिपेशन है और इमेजिनेशन साथ साथ चल रहा है। देखिए, बच्चे ने रियल में बर्फ़ नहीं देखी है, स्नो नहीं देखी है, लेकिन उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन देखिए, और कितना इनोसेंट है बच्चा। बच्चे बहुत ही कौतूहल से भरे होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं अपने फीलिंग्स में, बहुत मैनिपुलेशंस नहीं आते उनको, चीज़ों को घुमा फिरा के ना बताना जानते हैं, ना उतना समझते हैं, ना उतना वो सोचते हैं। तो सबसे पहले है मॉर्निंग्स मिल्क। देखिए, मॉर्निंग सुबह सुबह, मिल्क का मतलब दूध, दूध सफ़ेद होता है, तो हमें मान सकते हैं कि सुबह सुबह जो सूरज की जो रोशनी आती है, इट स्टार्ट्स द डे एंड रूटीन। तो हम कह सकते हैं कि द मिल्क ब्रॉट इन ड्यूरिंग द मॉर्निंग पॉसिबली रिप्रेजेंट्स एनी रूटीन टास्क या बिगनिंग ऑफ द डे। दिन की शुरुआत की बात कर सकते हैं कि भाई जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा दिन की शुरुआत करने के लिए, अपना रूटीन शुरू करने के लिए, अपनी दिनचर्या शुरू करने के लिए, या सूरज की रोशनी को इन करने के लिए, कि जब मैं खोलूँगा तो सूरज की रोशनी अंदर आएगी। एनीवे, इट रिप्रेजेंट्स द रूटीन और स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो जब एक दिन जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा सुबह मॉर्निंग मिल्क के लिए, मतलब दिन की शुरुआत करने के लिए, सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए, तो मैं देखूँगा चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे, और स्टिल भी है, शांत है, मूव नहीं कर रही है, चुप है, कोई हरकत नहीं उसके अंदर। तो फॉलन तो आप समझ रहे हैं, पर स्टिल का मतलब यहाँ पे है कि चारों तरफ शांति है। मतलब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द स्नो हैविंग फॉलन एंड रिमेनिंग मोशनलेस, दैट इज ऑल अराउंड देयर इज पीस, सिरिनिटी। लोग अपने घरों में हैं अभी। तो इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर थिंक्स ऑफ अ फ्यूचर मॉर्निंग व्हेन ही विल ओपन द डोर एंड टू फेच द मॉर्निंग मिल्क, दैट इज टू स्टार्ट द रूटीन सनी डे एंड फाइंड द लैंडस्केप ऑल अराउंड हिज हाउस कवर्ड इन स्नो which has fallen and there is state of peace around, है ना। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से the whole stanza emphasizes the anticipation and excitement of experiencing snow for the first time. The words morning milk adds a detail of routine and normalcy, मतलब भाई रोजाना वो दरवाज़ा खोलता होगा
तो एक तरफ तो मॉर्निंग मिल्क उसका नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर वो जो पहली जो 2 लाइन है, यहाँ पर वो फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन वो दोनों में वही बता रहा है जो नॉर्मली उसके साथ होता है। मतलब दरवाज़ा खोलता है और उसे मॉर्निंग मिल्क मिलता है, मतलब सूरज की रोशनी मिलती है, दिन स्टार्ट होता है, उजाला आता है। लेकिन ये जो है ये इसकी इमेजिनेशन है और एंटिसिपेशन है। यहाँ पे इमेजिनेशन में वो अपनी नॉर्मलसी को यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे अनयूजुअल थिंग को वो एंटिसिपेट कर रहा है कि ऐसा होगा। दैट इज़ वाई इमेजिनेशन एंड एंटिसिपेशन. It is because out of wonder and curiosity revolving around the snow which he has never seen ever before, but he has heard about it. तो इसमें कॉन्ट्रास्ट है ना, यहाँ पे नॉर्मलसी है, यहाँ पे अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड थिंग को एंटिसिपेट कर रहा है, एंड दैट टू एट द फ्रेश स्टार्ट ऑफ द डे रूटीन. तो स्नो जो है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है और पीसफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे. अभी सारा काम इमेजिनेशन पे ही चल रहा है और एंटिसिपेशन पे चल रहा है. इमेजरी तो ही है क्योंकि हमारे दिमाग में तरह तरह की इमेजेस बन जाती हैं जब हम पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं. और पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि देखिए मॉर्निंग्स मिल्क, मॉर्निंग तो को उन्होंने मॉर्निंग के मिल्क को दिखा दिया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया. और एक दूर का पोएटिक डिवाइस निकाल सकते हैं कि जो डोर है, क्योंकि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर की दुनिया हमें नज़र आती है, तो डोर एक प्रकार से बैरियर है. मैं थोड़ा डीप में जाके समझा रहा हूँ क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, बड़े भी हो सकता है इसको देख रहे हो. तो दिस इज़ अ बैरियर. व्हेन वी रिमूव दिस बैरियर देन वी कैन सी the whole world in front of us. So we can say that the door is a barrier to the outside world, and that outside world is filled with imagination and unexpected elements like snow here fallen and still. और बच्चों अब तो enjoyment आप समझ ही गए होंगे. देखिए यहाँ पर कोई पंक्चुएशन नहीं यूज हुआ है, लाइन यहाँ चली आई है, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है. तो चलिए अब हम स्टेंजा 4 पे चलते हैं. How I'll roll in the stuff, how I'll tumble and spin until the neighbors cry enough and send me back in. राइम स्कीम वही है. ये मज़ेदार है भाई. देखिए अब यहाँ पर उसने क्या किया कि शुरुआत से उसने वंडर किया कि क्या चीज़ है स्नो है, फिर वो सोचता है कि मैं इसे जानता हूँ, फिर वो इमेजिन करता है कि मेरे चारों तरफ बर्फ़ पड़ी होगी. अब यहाँ पे फ़न एलिमेंट आ गया है ना, बच्चा तुरंत इंजॉय करना चाहता है. तो मैं उस बर्फ़ में कितनी मस्ती करूँगा. एवरीथिंग इज़ इन द स्टेट ऑफ इमेजिनेशन. सब कल्पना में चल रहा है. तो बाहर जो बर्फ़ मुझे मिलेगी तो कुछ नहीं सोचना है मुझे, तुरंत मैं उसमें लोटपोट करना शुरू कर दूंगा. स्टफ़ मतलब यहाँ पे वो जो बर्फ़ का अमाउंट है, मास ऑफ स्नो है ना, वो है स्टफ़ यहाँ पे. हाउ आई विल टम्बल एंड स्पिन. अब देखिए यहाँ पे जो उसने हाउ वर्ड यूज़ किया है ना, ये इट इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड वंडर. मैं किस तरह से उसमें टम्बल करूँगा, चक्कर खाऊँगा, घूमूँगा उसी पे है ना, लोटपोट तो करूँगा, घूमूँगा, चक्कर खाऊँगा, एक ही जगह रह के चक्कर बच्चे खेलते हैं. और टम्बल मतलब कभी इधर गिरूँगा कभी उधर गिरूँगा है ना, ऐसे खड़े हैं हम तो कभी धड़ाम से इधर गिरे कभी उधर गिरे, बच्चे ऐसी कूद फांद मचाते हैं. तो इट सोच दैट कि चाइल्डिश इनोसेंस. आप हाथ में बर्फ़ को लेके आनंद करेंगे, ऊपर देख के आनंद लेंगे, बच्चे उसी में डूब जाते हैं, कूद फांद मचा देंगे. और तब तक मैं खेलता रहूँगा जब तक कि कोई नेवर नहीं आ जाएगा, पड़ोसी चिल्लाएगा कहेगा बहुत हो गया, और मुझे फिर वापस घर भेज देगा अपने, जाओ हटो. मतलब यहाँ पर कई चीज़ें हैं देखिए. लेकिन पहले हम इसका लिटरल इंग्लिश मीनिंग ले लेते हैं कि द स्पीकर डिस्कस हाउ ही विल प्ले इन द स्नो एंड ही इमेजिन्स रोलिंग इन द स्नो, टम्बलिंग एंड स्पिनिंग है ना, दीज थिंग्स डन बाय द चिल्ड्रन. दे बिलीव ही बिलीव्स दैट ही विल प्ले अंटिल द नेबर्स बिकम अनॉयड एंड सेंड्स हिम बैक इन. इरिटेटेड फील करेगा नेबर्स. ऐसे ही होता है, घर वाले भी डांटते रहते हैं चुप रहो शांत रहो, और बच्चे नहीं मानते, वो तो नेबर है, पड़ोसी है, वो क्यों ज़्यादा बर्दाश्त करेगा. तो यहाँ पर देखिए बच्चा जो है मस्ती इन 3 लाइनों में 2 लाइनों में तो बता रहा है कि मैं कैसे कैसे मस्ती करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी कह रहा है कि दुनिया भी है भाई, मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरी फ्रीडम में बाधा भी पड़ती है, लोग रोक टोक करते हैं जो बड़े लोग होते हैं. तो वो भी पड़ोसियों पे ब्लेम दे रहा है अपने पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं दे रहा, अपने घर वालों को ब्लेम नहीं दे रहा है. तो देखिए इसमें एक बाहर की दुनिया भी आ गई इंटरप्शन के रूप में है ना. आप मुझे वापस भेज देंगे, तो बच्चों को ऐसे ही होता है ना, उनकी फ्रीडम लिमिट कर दी जाती है, हमेशा फुल फ्रीडम नहीं दी जाती उनको, क्योंकि हम उन्हें अनुशासन सिखाना चाहते हैं ना, डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल्ड लाइफ सिखाना चाहते हैं ना. और फिर हमारे अंदर एक ईगो भी होता है, हम बच्चों को डांट सकते हैं. तो दिस स्टेंजा कैप्चर्स द प्लेफुल एंड जॉयस एस्पेक्ट ऑफ इनकाउंटरिंग स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम है ना. और इट कॉन्ट्रास्ट द पीसफुल इमेज ऑफ स्नो विद द प्लेफुल एनर्जी ऑफ द स्पीकर. कॉन्ट्रास्ट इसमें भी है हर जगह है ना, इधर पूरी की पूरी एनर्जी है, खूब कूद फांद मचा रहा है, जबकि स्नो जो है वो मोशनलेस है, पड़ी हुई है ना, पीसफुल इमेज है उसकी यहाँ पे.
और इधर एनर्जी स्पीकर की खूब भरी है, मतलब एनर्जी फुल ऑफ एक्टिविटी, जॉय एंड मर्थ एंड द पीसफुल स्नो। और जितने जितने वर्ड यहाँ यूज हुए हैं, रोल है, टम्बल है, स्पिन है, ये सब दिखाते हैं कि स्पीकर्स का, ये सब दिखाते हैं कि द स्पीकर डिजायर्स फॉर फन। ये सब दिखाते हैं कि इट शोज द स्पीकर्स डिज़ायर फॉर फन। लेकिन यहाँ पे हम जिक्र करना चाहेंगे इस नेवर्स की क्राई का, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, इट इज़ एन इंटरवेंशन ऑफ द नेवर जो है एड्स अ टच ऑफ ह्यूमर, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा मजाक भी कर रहा है। खूब खेलूंगा, खूब कूदूंगा, टम्बल करूंगा, स्पिन करूंगा, जब तक कि कोई पड़ोसी आके नहीं बोलेगा चलो चलो बंद करो। तो यहाँ पर बच्चा जो है ना थोड़ा सा मॉकरी और ह्यूमर एलिमेंट डाल रहा है, और सटायर भी है इसके अंदर। हम जितना सोच सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किस प्रकार से बच्चों को तुरंत रोका जाता है, बीच में ही टोकते हैं अक्सर उनको। तो एक जगह ये ह्यूमर भी है, लेकिन एक जगह ये रियलिटी भी है, मतलब इट इज़ अ रियल थिंग कि देख ऐसा होता है। एंड इट सजेस्ट दैट द स्पीकर्स डिलाइट माइट बी अ बिट ओवरवेलमिंग फॉर अदर्स, है ना, दूसरों के लिए वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बच्चे के लिए तो कम ही है। तो इमेजिनेशन में रियलिटी का पुट यहाँ ला के इन्होंने डाल दिया, नेवर चिल्लाएंगे, यहाँ तक वो सोच ले गया। वह क्या बात है, एक प्रकार से उसकी ड्रे ड्रीमिंग चल रही है ना, जब वो ड्रे ड्रीमिंग चल रही है। इमेजरी तो है ही है इसमें, तो इमेजरी भरपूर, क्योंकि रोलिंग, टम्बलिंग, स्पिनिंग, एलिट्रेशन है। इसमें हम एलिट्रेशन नहीं बताएंगे, आप खुद ढूंढो भाई और कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेशन का भी यूज हुआ है, और यहाँ पे बातचीत के रूप में दिया गया है कि बहुत हो गया, है ना, अब मुझे वापस भेज देगा। डायलॉग यहाँ पे यूज हुआ है। हाइपर बोल भी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्पीकर है वो खूब भरपूर है एनर्जी से, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और जबकि रियल में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस सोच सोच के उसने भरपूर यहाँ पे सब कुछ ला दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो बोल गया है, तो हाइपर बोल हम कह सकते हैं। मतलब द स्पीकर्स एक्सूबरेंस इज हाइटेंड विद द हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन हाउ आई रोल इन द स्टफ। खासकर अगर हम इसमें देखें, है ना, मतलब वो सोच भी नहीं पा रहा है कि कितना ज़्यादा मस्ती करूँगा। और यहाँ पे जो मतलब ही सोन रिप्रेंडेड बाय द नेवर, है ना, फॉर द चाइल्ड बीइंग प्लेफुल, सो प्लेफुल, है ना। तो यहाँ पे एक लाइट हार्टेड टच हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो बड़े भी पढ़ेंगे ना वो सोचेंगे कि देखिए बच्चा यहाँ पर इस चीज़ की, ये चीज़ हर जगह उसके साथ होती है। यहाँ पे लास्ट में लाके पोएट ने ऐसा पटका है कि बड़े सोचते होंगे, बच्चे भी सोचते होंगे, बच्चे सोचते होंगे यार हमारे साथ ऐसा ही होता है, बड़े कहेंगे यार हाँ सच में हम लोग तो टोकते रहते हैं उनको। तो इस पूरी पोएम में हमने जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, सब कुछ देखा, और किस प्रकार से स्नो और वाइट क्या सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। स्नो मोस्टली, है ना, सिंबल ऑफ प्योरिटी, न्यूनेस, न्यूनेस भी है क्योंकि बच्चे के लिए तो नई चीज़ है। एंड द स्पीकर, द चाइल्ड्स एक्साइटमेंट, है ना, सिंबलाइजेज द चाइल्ड लाइक जॉय एसोसिएटेड विद इनकाउंटरिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी इसकी जो नोट्स हैं और समरी है और सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको वो हमारे दूसरा हमारा जो चैनल है नोट्स एंड आंसर्स, वहाँ मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। सो इसके साथ कि द पोएम सेलिब्रेट्स द इनोसेंस, इमेजिनेशन, एंटिसिपेशन, क्यूरियोसिटी, वंडर, है ना, ऑफ ए चाइल्ड, बिकॉज इट पोर्ट्रेज द इनोसेंस एंड नेविटी ऑफ द चाइल्डहुड ना। और हमको भी ये इंस्पायर करता है, अडल्ट को भी, कि सच क्वालिटीज इंस्पायर्स अस टू सी द वर्ल्ड विद द सेम फ्रेश आइज एंड ओपन हार्ट एज द चिल्ड्रन डू। It reminds us to appreciate simple things in life and to find wonder and experiences, enjoyment in the world around us. खुन्नस खाए नहीं बैठे रहना चाहिए, है ना। अब बच्चे जहाँ होते हैं रौनक ले आते हैं, तो इस पोएम को भी पढ़ते वक्त बहुत ही रौनक फील हो रही थी, मतलब डल बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे पोएम को। और इसके जो पोएट हैं विजय नामनिशान, वो तो अपनी एथिकल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। 54 ईयर्स की एज में उनका देहांत हो गया, but he was known for bringing morality and ethics in writing. ऑल इंडिया पोइट्री कंपटीशन के फर्स्ट चैम्पियन भी थे, ऐसा आपकी बुक में लिखा होगा, आविंड चाइम्स की बुक अगर आपके पास होगी, और न्यू वॉइसेस वाली। तो चलो बच्चों की जिंदाबाद करते हुए इस पोएम को ख़त्म करते हैं। कीप स्माइलिंग बट कीप स्टडिंग, लर्निंग। बाय बाय।